अरे दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का हार्दिक रूप से स्वागत करता हूं अपने CIB मेड सिंपल के इस चैनल में। तो दोस्तों हम लोग 7 AM 7 PM सीरीज़ को कंटिन्यू रखते हुए आज उसका अगला लेसन मैं आप लोगों के साथ लेकर आया हूं। आज जो मैंने फेसबुक पे क्वेश्चन पोस्ट किए थे उसका एक करेक्ट एक्सप्लेनेशन मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो होपफुली दोस्तों आप लोग भी एक्साइटेड होंगे उसका करेक्ट आंसर जानने के लिए, और मैं भी एक्साइटेड हूँ मैं अच्छे तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं अपने इस लेसन को सबसे पहले क्वेश्चन से। सबसे पहला क्वेश्चन जो आज मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था वो ये था कि 1988 का जो कैपिटल अकाउंट फ्रेमवर्क था वो किस चीज़ के अकाउंट किया था। तो ऑप्शन नंबर 1 था क्रेडिट रिस्क, दूसरा था मार्केट रिस्क, तीसरा था ऑपरेशनल रिस्क, चौथा था डिफाइंड कैपिटल कंपोनेंट। तो पूछा गया था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा सही है। तो पहला ऑप्शन था ऑल ऑफ देम, मतलब सभी को। दूसरा ऑप्शन था 1, 2 एंड 4 यानी कि क्रेडिट, मार्केट और डिफाइंड कैपिटल कंपोनेंट। तीसरा ऑप्शन था 1, 3 एंड 4 यानी कि क्रेडिट, ऑपरेशनल और डिफाइंड कैपिटल कंपोनेंट। और चौथा ऑप्शन था 1, 2 एंड 3 यानी कि क्रेडिट रिस्क, मार्केट रिस्क और ऑपरेशनल रिस्क। तो आइए दोस्तों जरा इसका आंसर देखें, करेक्ट आंसर देखें। तो दोस्तों इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1, 2 एंड 4। दैट मीन्स कि ऑपरेशनल रिस्क को इंक्लूड नहीं किया गया था दोस्तों। ये जो हमारा 1988 का जो कैपिटल अकाउंट था उसमें ऑपरेशनल रिस्क को इंक्लूड नहीं किया गया था। तो ऑपरेशनल रिस्क के अलावा और जितने भी 3 मेजर रिस्क थे जो कि कैपिटल कंपोनेंट हो गए या दैट मीन्स कि कैपिटल का कैलकुलेशंस, उसके बाद क्रेडिट रिस्क हो गए या मार्केट रिस्क हो गए, ये सब 1988 की कैपिटल अकाउंट में अकाउंटेबल थे। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि 1, 2 एंड 4। आइए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया है कि बैक टेस्टिंग किस लिए किया जाता है। तो जरा ऑप्शन को देखिए। पहला ऑप्शन है टेस्ट अ मॉडल, दूसरा ऑप्शन है कंपेयर अ मॉडल रिजल्ट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस, तीसरा ऑप्शन है रिकॉर्ड परफॉर्मेंस और चौथा ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो बैक टेस्टिंग का क्या पर्पज़ है दोस्तों, ये पूछा गया है। तो दोस्तों बैक टेस्टिंग जो किया जाता है, देखिए सबसे पहले तो मॉडल को टेस्ट करने के लिए बैक टेस्टिंग नहीं किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 तो ऐसे ही गलत है। तीसरा ऑप्शन जब कर रहा है कि रिकॉर्ड परफॉर्मेंस, तो हाँ परफॉर्मेंस रिकॉर्ड करते हैं लेकिन इसके अलावा भी और कुछ करते हैं। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि कंपेयर अ मॉडल रिजल्ट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। बैक टेस्टिंग जो है एक तरह का पास्ट कंपैरिजन है, पोस्ट कंपैरिजन है। दैट मीन्स हम कंपैरिजन करते हैं, किसके किसके बीच कंपैरिजन करते हैं, जो मॉडल का रिजल्ट आया उसके और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच में। तो दोस्तों मॉडल के रिजल्ट और एक्चुअल परफॉर्मेंस के बीच का कंपैरिजन हम लोग बैक टेस्टिंग के थ्रू करते हैं। तो इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है बैक टेस्टिंग इज डन टू कंपेयर अ मॉडल रिजल्ट एंड एक्चुअल परफॉर्मेंस। ओके, नाउ वी मूव फॉरवर्ड टू आवर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है कि कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क रिक्वायर्स इनपुट फॉर PD, LGD, EAD एंड M। दोस्तों ये PD, LGD, EAD और M क्या होता है इसके बारे में मैंने डिटेल में समझाया है दोस्तों अपनी ऑपरेशनल रिस्क वाले टॉपिक में, आप लोग वहाँ जाके इसे समझ सकते हैं। PD यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफ़ॉल्ट, LD यानी कि लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो दोस्तों क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अंडर एडवांस्ड IRB अप्रोच, अंडर एडवांस इंटरनल रेटिंग बेस्ड अप्रोच, हु प्रोवाइड इनपुट फॉर LGD का इनपुट कौन प्रोवाइड करता है। तो ऑप्शन 1 है बैंक, ऑप्शन 2 है सुपरवाइजर, ऑप्शन 3 है फंक्शन परफॉर्म बाय BCBS और ऑप्शन 4 है नन ऑफ दीज। तो दोस्तों कि जहाँ तक कैपिटल चार्ज की बात है और जो कि IRB मेथड के अंदर, तो जहाँ तक बात है LGD की, ठीक है, LGD यानी कि लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट। आखिर लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट करता क्या है पहले ये समझते हैं। तो लॉस गिवन डिफ़ॉल्ट मेजर्स द प्रोपोर्शन ऑफ एक्सपोजर दैट विल बी लॉस्ट इफ डिफ़ॉल्ट ऑकर। मतलब कि यदि डिफ़ॉल्ट हुआ, ठीक है, तो कितना एक्सपोजर लॉस्ट हो जाएगा, तो ये LGD मेज़र करता है दोस्तों। और इसका इनपुट कौन प्रोवाइड करता है, इसका इनपुट हमें बैंक प्रोवाइड करती है। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बैंक प्रोवाइड्स इनपुट फॉर LGD। ठीक है, और LGD क्या मेज़र करता है कि एक्सपोजर दैट विल बी लॉस्ट इफ डिफ़ॉल्ट ऑकर, डिफ़ॉल्ट होने पे कितना एक्सपोजर लॉस्ट हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अंडर द स्टैंडर्डाइज अप्रोच द रेटिंग असाइंड बाय द एलिजिबल एक्सटर्नल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विल लार्जली सपोर्ट द मेजर ऑफ। ओके, स्टैंडर्डाइज अप्रोच के अंदर जो रेटिंग असाइन किया जाता है किसी भी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी को, तो वो किसको सपोर्ट करेगा, मार्केट रिस्क को सपोर्ट करेगा या क्रेडिट रिस्क को सपोर्ट करेगा या लिक्विडिटी रिस्क को सपोर्ट करेगा या ऑपरेशनल रिस्क को सपोर्ट करेगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन तो काफ़ी सिंपल है, यहाँ पे क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिखा हुआ है। आप यदि ठीक से क्वेश्चन को पढ़ें तो क्वेश्चन में ही इसका आंसर लिखा हुआ है। आखिर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी का काम ही क्या है दोस्तों, वो क्रेडिट रेटिंग देती है, किसी पार्टिकुलर एजेंसी का वो क्रेडिट रेटिंग देती है, ठीक है, तो वो रेटिंग असाइन करेगी। तो आखिर ये क्यों असाइन करती है, ताकि क्रेडिट रिस्क से वो कंपनी बच जाए, वो बैंक क्रेडिट रिस्क से बच जाए, ठीक है, उसे उसे उसी प्रकार रेटिंग असाइन किया जाता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इट सपोर्ट द मेजर ऑफ क्रेडिट रिस्क। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर 2 यानी कि क्रेडिट रिस्क। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 न्यूमेरिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का बहुत ही फायदा आपको होगा, मैं आपको अच्छे तरीके से समझा दूंगा इन सभी चीज़ों को। आइए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एन 8% सेमी एनुअल बॉन्ड हैज़ अ BPV यानी कि बेसिक पॉइंट वैल्यू ऑफ ₹125। द यील्ड ऑन द बॉन्ड हैज़ इंक्रीज्ड बाय 5 बेसिस पॉइंट। व्हाट इज़ द प्रॉफिट और लॉस सफर्ड ड्यू टू इंक्रीज इन यील्ड। तो दोस्तों यील्ड बढ़ा, यील्ड 5 बेसिस पॉइंट बढ़ गया, तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितना प्रॉफिट या लॉस सफ़र हुआ इस बढ़ते यील्ड के कारण। तो जरा ऑप्शन को देखिए, 1000 रुपये का प्रॉफिट हुआ, बी कह रहा है 1000 रुपये का लॉस हुआ, सी कह रहा है 625 रुपये का प्रॉफिट हुआ और डी कह रहा है 625 रुपये का लॉस हुआ। तो ये 4 ऑप्शन है हमारे पास। तो आइए दोस्तों समझते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। बेसिक से बेसिक चीज़ों को समझते हैं दोस्तों। देखिए BPV जो है यानी कि बेसिक पॉइंट वैल्यू जो है वो हमें हेल्प करता है प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करने के लिए। यानी कि देखिए यील्ड में चेंज आया, यील्ड में चेंज आने के कारण हमारा प्रॉफिट या लॉस कितना फ्लक्चुएट हुआ, कितना चेंज हुआ, वो हमें कौन बताएगा, वो हमें BPV बताएगा। अब जरा क्वेश्चन में आ जाइए दोस्तों, BPV यहाँ कितना दिया हुआ है, 125 रुपया BPV दिया हुआ है। अब ये बताइए दोस्तों यील्ड कितना बढ़ गया, यील्ड 5 बेसिस पॉइंट से बढ़ गया दोस्तों, ठीक है। तो अब देखिए एक चीज़ ध्यान रखिएगा आप लोग, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ परसेंटेज चेंज इन यील्ड। यहाँ नेगेटिव वर्ड इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जब यील्ड बढ़ेगा तो हम लॉस इनकर करेंगे और जब यील्ड घटेगा तो हम प्रॉफिट इनकर करेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। तो फ्रेंड्स आप करना क्या है कि हमें निकालना है टोटल लॉस कितना इनकर किया हमने। लॉस क्यों, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं यील्ड बढ़ा, तो यील्ड जहाँ बढ़ेगा वहाँ लॉस इनकर होगा। तो लॉस कितना इनकर किए हम, वो कैसे निकालेंगे। तो सिंपल सी बात आपको क्या करना है कि जो BPV है हमारा यानी कि 125 रुपया है, उसको बेसिस पॉइंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 125 इंटू 5 यानी कि ₹625। तो हमें कितना का लॉस होगा दोस्तों, 625 रुपया का लॉस होगा इस केस में, ठीक है। यदि मान लीजिए यहाँ पे इंक्रीज की जगह डिक्रीज होता, यील्ड जो है 5 बेसिस पॉइंट डिक्रीज हो गया, तो उस केस में प्रॉफिट होता, कितना का प्रॉफिट होता, 625 रुपीज़ का प्रॉफिट होता। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि लॉस ऑफ ₹625। उम्मीद है इसका तरीका आप लोग समझ गए होंगे कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग को डील करना है। चलिए लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं अपने 7 AM 7 PM सीरीज का। लास्ट क्वेश्चन है, 1 day VAR value at risk of a portfolio is ₹5 lakh with 95% confidence interval level in a period of 6 month। अच्छा 6 महीना में लिखा हुआ है, 125 वर्किंग डे है, ये क्वेश्चन में आपको मेंशन किया हुआ है। हाउ मेनी टाइम्स द लॉस ऑन द पोर्टफोलियो मे एक्सीड ₹5 लाख। तो दोस्तों ये क्वेश्चन VAR से रिलेटेड है, वैल्यू एट रिस्क से रिलेटेड है। इसके बारे में डिटेल थ्योरी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया जाएगा। सबसे पहले देखिए ये बताइए कि उस बैंक का एक दिन का वैल्यू एट रिस्क कितना है दोस्तों, 5 लाख है, और कितना कॉन्फिडेंस इंटरवल है, 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि 5 चांस ये है, 100 में से 5 चांस ऐसा है कि मतलब वो लॉस इनकर करेगी, ठीक है, डेली लॉस इनकर करेगी, ठीक है। ऐसा 5 चांस है, कितना में से, 100 में से, 100 में से 5 चांस है। तो दोस्तों यदि 100 में से 5 चांस है, ठीक है, तो आप ये बताइए 125 वर्किंग डे में से कितना कितना चांस है, कितना दिन जैसा हो सकता है कि उसका जो लॉस है पोर्टफोलियो में वो 5 लाख से ज़्यादा हो जाए। सिंपल सी बात है, यूनिटरी मेथड लगाइए दोस्तों। ऐसे सोचिए कि 100 में 5 तो 125 में कितना, सिंपल सी बात है। तो 100 में 5 है तो 125 में कितना होगा, तो उसके लिए हम लोग यूनिटरी मेथड लगाएंगे। आप क्या कीजिएगा कि 100 इक्विवेलेंट टू 5, सो 125 इज इक्विवेलेंट टू हाउ मच, ठीक है। सो 100 इक्विवेलेंट टू 5, सो 1 इज इक्विवेलेंट टू 5/100, सो 125 इज इक्विवेलेंट टू 5 इंटू 125/100 विच इज इक्वल टू 6.25। उम्मीद है ये तो बेसिक कैलकुलेशन है, आप लोग बेसिक एलिमेंट्री मैथमेटिक्स जानते ही होंगे, तो उससे आप लोग निकाल सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि 125 वर्किंग डे में 6.25 दिन ऐसा है, ठीक है, जिसमें ठीक है, जिसमें डेली लॉस जो पोर्टफोलियो में होगा वो 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यही इसका मतलब है। तो दोस्तों और ये हम लोग जानते हैं कि VAR का एक लिमिटेशन है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था कि VAR का लिमिटेशन है कि वो नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन में ही काम करता है। दोस्तों मैंने बहुत सारे MCQ आप लोगों के साथ शेयर किए हैं, ज़रूर उन्हें देखें, ठीक है। उसमें मैंने समझाया है कि VAR का लिमिटेशन क्या है। तो VAR काम करता है नॉर्मल ट्रेडिंग कंडीशन में ही। तो दोस्तों अब नॉर्मल कंडीशन में से हम लोग अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा हमारा 6 वर्किंग डेज, 6 डेज, ठीक है। 6.25 एक्चुअल आंसर है, लेकिन 6.25 मतलब कि 6 दिन और 1/4 दिन और, यानी कि 6 दिन मान के चलिए आप, ठीक है। तो ऐसा 6 दिन होगा कि जब जो है पोर्टफोलियो
आपका जो लॉस है वो 5 लाख से ज़्यादा हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का सीरीज़, आज का 7 AM 7 PM सीरीज़। इसी तरह मैं डेली आप लोगों के लिए 7 AM 7 PM सीरीज़ लेकर आ रहा हूँ, कुछ क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। उम्मीद है आप लोग इसका फ़ायदा ज़रूर उठा रहे होंगे। और भी लोगों को इस चैनल के साथ जोड़िए, इस वीडियो को शेयर कीजिए और भी लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें और आराम से आप लोग CIB का एग्ज़ाम इस साल का क्लियर कर पाएंगे, यदि आप लोग इसे सिंसियरली फॉलो करते हैं तो चलिए दोस्तों, इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। मैं और भी नया नया इनोवेटिव तरीका आप लोगों के साथ शेयर करूँगा, जिससे आपको कम एफर्ट में ज़्यादा रिजल्ट आएगा। तो फ्रेंड्स, इस लेसन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। धन्यवाद।